Hello everyone, how are you? I know I can't get the answer from your side because it is one-sided video and I am making this video to upload it on YouTube. By the way, I hope you are fine and will be fine forever. And today's video is something very important and special because we are going to develop some important ideas and technique how to give the correct answer of the idioms and phrases in the examination hall even after we don't know the exact meaning of the idioms and phrases. हम ये कहना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जब इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि काश हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज सारा सही हो जाता है, सब बना लेते हैं। कुछ एग्जाम में तो 5 या 3 इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाते हैं। 5 तो नॉर्मली पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, एनडीए हुआ, है कि नहीं। लेकिन एक सीरियस एग्जामिनेशन है, या तो उसमें इडियम्स फ्रेज आएगा ही नहीं, अगर आएंगे तो कम से कम 10 आएंगे। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो ग्रामर है। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेज की बात हो रही है। एक बार ध्यान दीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेज वोकैब का एक हिस्सा है। वोकैब में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? वोकैब में आएगा एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो एंटोनिम सिनोनिम अगर याद है तभी काम बनेगा, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद करना पड़ता है, इनके लिए रूट वर्ड या कुछ टेक्निक होते हैं उसको भी याद करने का। लेकिन ये इडियम्स एंड फ्रेजेज जो है सारे वोकैब में सबसे इजी पार्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह से आप रीजनिंग बनाते हैं मैथ में, उसी तरह से कुछ रीजनिंग काम करना है आपके पेपर में। जब आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे, याद रखिए सीडीएस वाले स्टूडेंट, सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहें तो 10 में 10 सही आंसर दे सकते हैं। अगर 10 में 10 सही नहीं भी होता है तो कम से कम 8 जरूर सही आंसर दे सकते हैं। भले हमें वो वर्ड पता ना हो, इडियम्स एंड फ्रेज पता ना हो, लेकिन उस 4 ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है उसको जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए ध्यान रहे कि जब भी आप पेपर में इडियम्स एंड फ्रेजेज कर रहे हैं और आपको इडियम्स एंड फ्रेज पता नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उस इडियम्स एंड फ्रेज का रूट वर्ड क्या है। अगर उस रूट वर्ड को आपको पता है, अब जानते हैं इस रूट वर्ड का मतलब ये होता है, तो उस रूट वर्ड के हेल्प से आप 4 ऑप्शन आएंगे पेपर में, उसमें से एक ऑप्शन आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो घबराइए मत। अगर आपके एग्जाम में 10 या 5 इडियम्स फ्रेज आता है तो आप 5 में 5 या 10 में 10 आंसर दे सकते हैं, या 10 में 8 भी दे सकते हैं। अगर बिल्कुल उसमें रूट वर्ड पता ना हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इडियम्स एंड फ्रेज आपके एग्जाम में आ जाए और उसका रूट वर्ड आपको पता ना हो तो उस क्वेश्चन को आप हाथ ना लगाएं, वरना निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसलिए बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि इडियम्स एंड फ्रेज जब हमारी आंखों के सामने आते हैं एग्जाम हॉल में, जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अच्छा इसका रूट वर्ड ये है, और 4 ऑप्शन रहता है। उस 4 ऑप्शन में ये देखना होता है कि ये इडियम्स एंड फ्रेज का एक्सप्लेनेशन किस ऑप्शन में है और कौन सा ऑप्शन में मटेरियल ज़्यादा है, कौन सा ऑप्शन का मटेरियल मेरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए हम आज के इस क्लास में उस टेक्निकल नॉलेज को डेवलप करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव एन एक्स टू ग्रीन। अब देखिए ये हमारे सीडीएस के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, ये 2023 के पेपर में आया है। अब नहीं जानते हैं, हो सकता है कि हमें नहीं पता हो, लेकिन इसके रूट वर्ड के बारे में थोड़ा कुछ अपना दिमाग लगाएंगे। अगर वो रूट वर्ड से हमें कुछ काम चल जाए तो हम सही आंसर को ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कहता है हैव, तो ये रूट वर्ड नहीं है, एन भी नहीं है, रूट वर्ड हमारा एक्स है, AXE एक्स, और ग्रीन्ड है। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स का मतलब होता है एक वेपन जो काटता है, रेतता है, कुल्हाड़ी। और ग्रीन्ड का मतलब होता है रेतना। जैसे लोग कहते हैं ना कि छुरी लेकर रेतते रहता है, मुंह में राम बगल में छुरी, इस टाइप का कुछ वर्ड यूज करते रहता है। तो ध्यान रखिएगा ये, अब इस फ्रेज को 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C और D, और इसमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस फ्रेज को एक्सप्लेन कर रहा है। बस इतना तो कॉमन सेंस लगाना है। जिस तरह से हम लोग रीजनिंग करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, मैजिक लगाते हैं, मतलब कुछ विट्टी माइंड या माइंड का अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, वही देखना है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, कि आपके पास सेल्फिश एम है या मोटिव है, स्वार्थी लक्ष्य और आपका इरादा है। दूसरा कहता है अ थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, ऐसा चीज़ जो प्रॉब्लम कॉज करता है। आप देखिए एक्स है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है तो कहीं ना कहीं काट देगा, रेत देगा, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी। देखिए ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से वह ऑप्शन कौन है जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में फिट बैठता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अभी ये कम पड़ जा रहा है,
इसका पावर ज़्यादा चल रहा है। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, बड़ा सेल्फिश एम है और मोटिव है इसका। तो इसमें आई थिंक दैट कॉलेज प्रॉब्लम लूज पड़ गए, ये कम पड़ गए, ये भी ज़्यादा हिट में है। सी में देखते हैं एन एजेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क। ये देखिए कहता है कि एक इम्पोर्टेंट काम होता है, काम करने के लिए एक इक्विपमेंट जो है बहुत एजेंशियल है। बताइए एक्स इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं है। सीधा ऑप्शन हम नहीं दे सकते क्योंकि ये सीधा एक्सप्लेन कर दिया। तो जो ऑप्शन आपको भद्दा लगे, ऑड लगे और सीधा एक्सप्लेन करता हो तो वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। आइए फोर्थ में, टू बिहेव एरोगेंटली, बहुत एरोगेंटली बिहेव करता है। एरोगेंटली एक नेगेटिव वर्ड है, बट क्रुएल्टी से, निर्दयता से बिहेव करता है। तो देखिए एक्स है, कुल्हाड़ी है, जो किसी चीज़ को काटते हैं या किसी चीज़ को रेतते हैं, गला रखना चाहे कुछ भी, तो निर्दयता क्रुएल्टी तो आ ही जाता है ना। लेकिन आप बताइए कि ये भी ऑप्शन सही जा रहा है, ये भी ऑप्शन सही जा रहा है, ये भी ऑप्शन सही जा रहा है, केवल ये जो था ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं थे, ये थोड़ा सीधा दे दिया था। अब इन तीनों में देखिए बी, डी और ए में एक करेक्ट आंसर कौन है? वह आंसर होगा जिसमें सारा मटेरियल आया हो, सारा एक्सप्लेनेशन हो, जिसमें ज़्यादा माल आया हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ड है? टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। इसमें सारा मटेरियल मिल रहा है। जो सेल्फिश जो लोग होते हैं क्या वो एरोगेंट नहीं होते हैं? होते हैं। इसमें मोटिव ये सारा चीज़ वर्ड आया है, इसलिए सही आंसर हमारा ये होगा। इस तरह से अगर एग्जाम में हम नहीं जानते थे या आप भी नहीं जानते थे हैव एन एक्स टू ग्रीन, लेकिन आपको रूट वर्ड पता है, इस रूट वर्ड के हेल्प से हमने क्या किया? सही आंसर को सेलेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से पेपर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस एंड बी कूल एंड focus on the idioms and phrases and try to select which one is the best option that explains better of your phrases। तो इस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, वेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। आइए सेकंड में आते हैं। इसमें भी देखिए अपने दिमाग को एकदम कूल रखिए और रूट वर्ड पे पता कीजिए फोकस। हमारा अ हॉट पोटैटो, इसका रूट वर्ड क्या है? अब इसमें सारा वर्ड आपको पता है, अब पता ही है, हॉट पता ही है, पोटैटो पता ही है। हम कहते हैं कि अगर सारा वर्ड पता ना भी हो, बस मात्र एक या दो रूट वर्ड पता हो तो भी हम सही आंसर दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें तो सारा जानते हैं, लेकिन सारा जानने के बावजूद भी अगर हम अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे और थोड़ा लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि हम गलत आंसर सेलेक्ट कर लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर में ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बी कूल, हैव पेशेंस एंड देन यू थिंक एंड डिसाइड विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए अ हॉट पोटैटो, हॉट एक निगेटिव वर्ड है, पोटैटो मतलब आलू। अब इसमें निगेटिव वर्ड है तो किसमें निगेटिव वर्ड है? देखिए समवन हु इज़ वेरी एंग्री, एंग्री भी एक निगेटिव वर्ड है, तो हो गया, इससे मैच कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर इससे ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन हो तो इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, जो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि डील नहीं कर पाते हैं, बहुत कठिन होता है डील विथ। डील विथ का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो कुछ वर्ड पावर भी याद रखेंगे क्योंकि वर्ड पावर के बिना हमारी गाड़ी आगे स्पीड नहीं पकड़ पाती और एक्सेलरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें वर्ड पावर को डेवलप करना है। डील विथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है, तो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होता है डील करने में। तो बताइए समवन हु इज़ वेरी एंग्री, कुछ लोग जो एंग्री होते हैं और कुछ लोग ऐसे कठिन, कुछ चीज़ें कठिन होती है जो डील नहीं हो सकता है। तो इसमें हमको लगता है कि ज़्यादा मटेरियल है इसके अपेक्षा। अगर ये ऑप्शन कम पड़ जाता तो ये सही आंसर हो जाता। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, ये भी एक आंसर सही होता यदि ये नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है, ये ऑप्शन जो है इस ऑप्शन से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ए से ज़्यादा पावरफुल हमारा बी ऑप्शन हो गया। अगर बी से भी ज़्यादा पावरफुल सी हो जाए तो आंसर सी हो जाएगी। लेकिन देखते हैं फर्क, समवन हु इज़ बेटर दैन। अब ये देखिए कुछ चीज़ें जो किसी चीज़ से अच्छा हो, बेटर देन लगा हुआ है, तो बेटर एक पॉजिटिव वर्ड है और हॉट एक निगेटिव वर्ड है। यहीं पे कर देंगे, ये होता है रीजनिंग, इसको ध्यान रखेंगे। हॉट एक निगेटिव वर्ड है, बेटर एक पॉजिटिव वर्ड है, ये हो ही नहीं सकता, हटाइए इसको, टाइम वेस्ट करना बेकार है। डी में एक टू बी अनेबल टू डिसाइड, जो डिसाइड करने में अनेबल हो। अब देखिए जो अनेबल हो डिसाइड करने में, यहाँ पे कहता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, तो जो डिफिकल्ट है डील नहीं हो सकता है, अनेबल जो डिसाइड नहीं हो सकता है, तो इसका भी सारा मटेरियल बी में है। यानी कि ये भी सही बोल रहा है लेकिन ये उतना एक्सप्लेन नहीं किया जितना कि बी, यानी कि हॉट पोटैटो को इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने वाला जो ऑप्शन है वो बी है।
सो बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से एग्जाम में आप सही आंसर का सिलेक्शन करेंगे, वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो आपके इडियम्स एंड फ्रेज को अच्छा से एक्सप्लेन करता हो और जिसमें मटेरियल ज़्यादा हो और टू द पॉइंट एक्सप्लेन करता हो। ठीक है, अब चलिए थर्ड में आते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेज। अब ठीक उसी तरह से देखिए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेज का एग्जैक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज क्या होता है, हो सकता है कि एट द मोमेंट या एट ए टाइम हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। चलिए आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और सामने एक फ्रेज आ गया आपको, कह एप्पल्स एंड ऑरेंजेज, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, एप्पल्स आपको पता है रूट वर्ड सेव होता है, और ऑरेंजेज नारंगी नींबू जो भी बोले, ये दोनों फल का नाम दिया हुआ है। अब इसमें क्या डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटी है, अब ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। ये ऑप्शन पढ़ेंगे, पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, लोग जो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तो क्लोज होना, क्या एप्पल और ऑरेंजेस से ऐसा लगता है कि ये क्लोज का सेंस देता है। दूसरा कहता है पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, पीपल वो लोग जो खूब आर्ग्यू करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। क्या एप्पल्स और ऑरेंज इस बी को जस्टिफाई कर रहा है, तो हमें तो नहीं लग रहा है इसमें कोई दम है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, लोग जो अलग होते हैं और जिनकी तुलना करना बहुत कठिन है, इनकम्पेरेबल, जिनको तुलना नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि इसको जस्टिफाई ये कर रहा है, क्योंकि एप्पल अलग चीज़ है और ऑरेंज भी अलग चीज़ है, दोनों इससे हो सकता है कि हम कहें कि एप्पल्स और ऑरेंजेस ये दोनों फ्रूट्स हैं, तो सिमिलरिटी फ्रूट हैं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन फ्रूट में जो फंक्शन है वो अलग अलग है, एप्पल्स का टेस्ट अलग है, फंक्शन अलग है, ऑरेंज का टेस्ट अलग है, फंक्शंस अलग हैं। तो ये ऑप्शन इसको ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है। पीपल हु आर डिफरेंट, अलग अलग चीज़ है, एप्पल्स और ऑरेंजेस अलग अलग फ्रूट्स हैं, डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, तो ज़्यादा वोट इसी को मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 में कहें कि कितना परसेंट दे सकते हैं, तो 100 में 99% या 100% इसी को दिया जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन देखिए, पीपल हु फाइट ओवर माइनर इश्यूज। अब देखिए, फाइट करते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए, तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, तो इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इस सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये जो जितना भी आपका डी में मटेरियल है, जितना भी आपका बी में मटेरियल है, ठीक है, ये सारा बात सी में है, ए में तो है ही नहीं, क्योंकि क्लोज की बात नहीं हो रहा है। एक कहता है कि पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, और एप्पल और ऑरेंजेज अलग अलग चीज़ है, क्लोज कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर है सी। देखिए, इस तरह से हम लोग एग्जाम में नहीं जानते हुए भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को सही सही आंसर दे सकते हैं। हम एक जस्ट लाइक टेक्निक की क्लास ले रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेज आ जाए और आप नहीं जानते हैं तो कैसे कर लेंगे, ताकि आपका मार्क्स बढ़े, आप मेरिट में जाएं, आपका सिलेक्शन हो, है कि नहीं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आदमी को पजल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है और वो छोड़ देता है। इसलिए बी कूल एंड हैव पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थिंक अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, रीजनिंग एक लॉजिकल स्टडी है जिसमें हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या मिलाएं, क्या काटें, क्या सिलेक्ट करें। तो उसी तरह से जस्ट लाइक एक रीजनिंग है, आपके पास थोड़ा रूट वर्ड का पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इडियम्स एंड फ्रेज ऐसा मिल गया आपको जिसका एक भी रूट वर्ड आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, 10 में 1 छोड़ दिए, 9 बनाए, एक दान पुण्य करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर रूट वर्ड पता है 10 वर्ड का, तो बिल्कुल आप 10 में 10 बनाइए, घबराइए मत। अगर गलत भी होगा तो 1-2 गलत होगा तो भी 8 सही हो जाएंगे, लेकिन गलत नहीं होंगे अगर आप सही दिशा में दिमाग लगाएंगे। क्यों गलत होगा, ऐसा थोड़े ना है कि हमारे पास दिमाग है। वी हैव माइंड टू थिंक, वी हैव आइज टू सी, वी हैव ईयर टू हियर, वी हैव हार्ट टू फील, एंड वी हैव अ राइट डिसीजन फॉर द मोमेंट टू डेवलप आवर एक्यूरेसी। तो गलत होने की चांसेज ही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ, फ्रेंच लीव। ये देखिए फ्रेंच लीव, ये फ्रेंच लीव आप सुने होंगे बहुत बार, लेकिन अगर ये फ्रेज अगर पता ना हो तो हम लोग भटक सकते हैं। हम लोग कोई भी ऑप्शन दे देंगे, हो सकता है गलत ऑप्शन दे दे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कुछ केसेज में ऐसा होता है कि अगर कुछ इडियम्स फ्रेज आपको याद है तब तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इडियम्स फ्रेज आ जाते हैं वहाँ गेस वर्क भी काम नहीं करता। तो जब आपको दिमाग में गेस वर्क भी काम नहीं कर रहा है, आप सही आंसर पाने में अनेबल है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वरना निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब यहाँ देखिए फ्रेंच लीव, टेकिंग लीव
फ्रिक्वेंटली पहला ऑप्शन दिया है कि बार बार छुट्टी ले लेना, क्या ये हो सकता है? अब पता नहीं, राम जाने होगा कि नहीं होगा। टेकिंग लीव फ्रिक्वेंटली, बार बार छुट्टी लेना। अब देखिए फ्रेंच एक एडजेक्टिव है, फ्रांस का एडजेक्टिव फ्रेंच। लीव मतलब छुट्टी लेना, क्या फ्रांस की तरह फ्रेंच की तरह छुट्टी लेना, या क्या होता है फ्रेंच लीव? आई डोंट नो, बट यू माइट हैव हर्ड अबाउट फ्रेंच लीव सेवरल टाइम्स। और बहुत लोगों को पता भी होगा कि फ्रेंच लीव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। बट बाय द वे हम उन लोगों की भी बात कर रहे हैं इस क्लास में जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, या उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जिन लोगों को एक दो बार सुने हैं कि फ्रेंच लीव हमने सुना है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट डज मीन बाई फ्रेंच लीव। तो यही होता है हमारे एग्ज़ाम, एक याददाश्त और एक प्रैक्टिस का चीज़ है। यही कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर चांसेस फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मेरिट में लेके जाता है, लेकिन मेरिट में तब लेके जाएगा जब आपकी इंग्लिश की तरह होगी, यानी कि फॉर्मल नॉलेज होगा, है कि नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच लिप, यहाँ पे पहला तो हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, दूसरा है लव एट द फर्स्ट साइट। अब देखिए आप सुने होंगे कि फ्रेंच लिव है, फ्रेंच किस भी सुने होंगे, या ऐसे ऐसे ऑप्शन भर देता है पेपर में। आपको लगता है कि क्या पता है ये हो जाए। ये देखिए लव एट द फर्स्ट साइट का मतलब आपको पता है कि पहली नज़र में लव हो जाना होता है। और आजकल टाइम भी ऐसा आ रहा है, वैलेंटाइन डे है, बहुत लोगों को फर्स्ट साइट में लव हो जाता है कि नहीं। अब फर्स्ट साइट में लव हो जाने का मतलब हमको लगता है कि ये ट्रेजिडी से कम नहीं है कि नहीं। बट जो भी हो, जैसे रोमियो एंड जूलियट, एक किसी ने कहा है, खान साहब बहुत महान और ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, उन्होंने ये लाइन बोली है कि हम लोग इतिहास से यही सीखते हैं कि हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते। और देखिए हम लोग जानते हैं, अब जैसे ट्रेजिडी हो जाता है लव में, प्यार में, रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजिडी बनकर रह गई, है कि नहीं। फिर भी ये बहुत क्या है, पॉपुलर है आजकल टाइम, कि रोज़ डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं, है कि नहीं। और इसके लिए बहुत सारे छुट्टियां लेते हैं। एक्चुअल में फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बिना परमिशन के छुट्टी लेना। तो आजकल टाइम भी ऐसा चल रहा है, बिना परमिशन के छुट्टी लेना, यानी कि सही आंसर हमारा कौन होगा? डी। देखिए टेकिंग लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, हम कहीं परमिशन नहीं लिए और छुट्टी ले लिए मनमानी, तो इस टाइप की छुट्टी को हम लोग कहते हैं फ्रेंच लीव। जैसा कि आज माहौल चल रहा है ना, रोज़ डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे। तो आप बताइए, आप घर पे या किसी को बताएंगे कि हम जा रहे हैं आज प्रपोज डे है, प्रपोज करने जा रहे हैं हम, इसके लिए कोई छुट्टी तो देगा नहीं। घर पे बताएंगे कि आज प्रपोज डे है, जा रहे हैं छुट्टी लेने, घुमा के मारेगा, गाल लाल कर देगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि रोज़ डे, प्रपोज डे के लिए हम लोग बिना स्कूल में, बिना कॉलेज में, बिना इंस्टीट्यूशन में, या बिना कंपनी में अपने बॉस या होस्ट को बिना बताए छुट्टी एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं छुट्टी मनाने, रोज़ डे मनाने या वैलेंटाइन डे मनाने। इस टाइप की छुट्टी को जो हम लोग बिताते हैं बिना परमिशन के, इसको कहते हैं फ्रेंच लीव। तो ये होता है एब्सेंस फ्रॉम वर्क विदाउट टेकिंग परमिशन, ठीक है, फ्रॉम द बॉस। या तो बॉस से आपने परमिशन नहीं लिया, या होस्ट से नहीं लिया, या तो प्रिंसिपल से नहीं लिया, ठीक है, या मेन कोई भी गार्जियन से आपने नहीं लिया और आपने अपनी छुट्टी को एंजॉय किया। इस टाइप के फ्रेज को क्या कहेंगे? फ्रेंच लीव। तो आपको ये फ्रेंच लीव अब हमें नहीं लगता कि भूल पाएंगे। याद रखिएगा फ्रेंच लीव लेना बहुत बेकार है, नॉट ट्राई टू गो फॉर फ्रेंच लीव, ठीक है। सो अब ये अपने अपने लाइफ का फंडा है। बहुत सारे वर्कर्स क्या करते हैं, कंपनी में अपने बॉस को नहीं बताते हैं और बिना बताए फ्रेंच लीव ले लेते हैं। उन लोगों के चांसेस ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है। बट मैनेज करना है, सबको अपना मैनेज कर लेते हैं। बट स्टूडेंट लोग जो पढ़ाई करते हैं वो घर से चलते हैं कि हम जा रहे हैं क्लास, और क्लास के बहाने निकलते हैं कि आज क्लास जाएंगे, लेकिन घर वालों को तो पता है क्लास गया है, और ये निकल गया है फ्रेंच लीव मनाने, मतलब फ्रेंच लीव ले लिया है और जा कर के रोज़ डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे एंड किस डे, हग डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच
लिव बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, ये एक हिस्ट्री में हम लोग सुने होंगे रोमियो एंड जूलियट की कहानी। तो रोमियो एंड जूलियट को भी जो है ना, लव एट द फर्स्ट साइट, जिस तरह से लोगों को पहली नज़र में प्यार होता है, तो इतिहास में उठा के देख लीजिए बैक जाके कि जिन लोगों को फर्स्ट साइट में लव हुआ है, बहुत कम चांसेज है कि सफल हुए हैं। मोस्टली अगर सफल भी हुए हैं तो पूरी लाइफ ट्रेजेडी बनकर रह गई है, और मर गए तो मर ही गए। तो रोमियो एंड जूलियट एक लव स्टोरी है जो ट्रेजेडी है। रोमियो और जूलियट के जो फैमिली थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, लेकिन अब कहिए कि सर तो फिर रोमियो एंड जूलियट को प्यार कैसे हुआ? तो प्यार बिना जानकारी के हो गए। मतलब ये लोग रोमियो एंड जूलियट नहीं जानते थे कि उन लोगों की फैमिली एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। एक्चुअल में एक पार्टी थी, एक पार्टी में रोमियो और जूलियट मिले। पहली नज़र में रोमियो और जूलियट एक दूसरे को देखे और उनको प्यार हो गया। और बाद में जब पता चला इन रोमियो और जूलियट को कि भाई मेरे फैमिली या उसके फैमिली एक दूसरे के क्या हैं, कट्टर दुश्मन हैं, यानी कि ख़ानदानी दुश्मनी थी दोनों में। दोनों एक दूसरे को जान से मार देना चाहता था एक दूसरे फैमिली को। और उसी में एक तरफ था रोमियो एंड एक तरफ था जूलियट, इन दोनों को लव हो जाता है। अब बताइए ऐसा सिचुएशन में लव कहाँ तक टिक पाएगा? टिकेंगे? इसमें होता ये है कि हम सीधे बैक पॉइंट पे आते हैं स्टोरी में। जूलियट जो है अपने लव को पाने के लिए एक रास्ता ढूंढती है और उसको सजेस्ट किया जाता है कि देखो तुम अगर चाहती हो कि रोमियो से मिलें तो रोमियो के मिलने के लिए तुमको किला से बाहर जाना पड़ेगा। और किला से बाहर जाने का मात्र एक ही रास्ता है कि तुम खुद को 48 आवर्स के लिए बेहोश कर लो, लोग को लगेगा कि तुम मर गई। ठीक है, तो ये ऐसा मेडिसिन ले लेती है जिससे 48 आवर्स के लिए जूलियट बेहोश हो जाती है और इसके घर वाले आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि ये मर गई। ये एक प्लानिंग थी। तो 48 आवर्स के लिए बेहोश हुई थी और लोग उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेके जा रहे थे। लेकिन ये बात एक्चुअल में नहीं पता थी रोमियो को, कि रोमियो को ये नहीं जानता था कि जूलियट जो है वो बेहोश हुई है कि एक्चुअली में मर गई है। वो समझता था कि मतलब जूलियट हमेशा के लिए मर गई है। अब ये कब्रिस्तान के पास इस न्यूज़ को सुन करके जाता है, किसी ने इसको बता दिया कि वो मर गई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि वो अभी ज़िंदा है। ज़्यादा लोग यही जानते थे कि वो मर गई है। उसमें से एक जाके बता दिया रोमियो को कि जूलियट तो मर गई। अब ये रोमियो वहाँ जाता है जहाँ जूलियट को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गया है। वहाँ जा कर के अब रोता है और ट्रू लव है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। कहता है कि जब तुम मर गई तो हम जी के क्या करेंगे। ये भी पॉइज़न कहीं से जुगाड़ करता है और खाता है और ये मर जाता है। जब से ही मरने के करीब आता है तब तक होश आ जाता है किसको? जूलियट को। अब जूलियट जब देखती है कि ये तो मर गया, अब ये जान जाती है कि ये मरने का इसका एक ही कारण है कि ये सोच रहा होगा कि मैं मर गई थी, लेकिन मैं तो एक्चुअल में बेहोश थी। हम इससे मिलने के लिए आए थे कब्रिस्तान। बताइए, एक प्रेमी और प्रेमिका को कहीं दुनिया में जगह नहीं मिलता है मिलने के लिए, तो वो अपने जगह सेलेक्ट करते हैं कब्रिस्तान की, कम से कम वहाँ मिले। वहाँ गए तो वहाँ भी डेथ ही मिला। अब ये रोमियो जहर का दवा खा के मर जाता है। अब जूलियट क्या करती है कि फ्रेंच किस करती है, क्योंकि उसके होठ पे, रोमियो के होठ पे पॉइजन लगा रहता है। अब जो होश में आती है जूलियट तो कहती है कि अब हम जी के क्या करेंगे। अब फ्रेंच किस करती है कि हम भी मर जाएं, लेकिन मरने के लिए फ्रेंच किस करती है। होता ये है कि फ्रेंच किस करने के बावजूद भी जूलियट नहीं मर पाती है। अब तो ये चाकू कहीं से जुगाड़ करती है और उससे आधा तो मर चुकी है पॉइजन से और आधा अपने आप को किल कर लेती है, मतलब स्टैब कर लेती है चाकू से, और फाइनली ये भी मर जाती है। तो देखिए यही होता है कि लोग कहते हैं ना, खान सर एक ग्रेट टीचर ऑफ और एजुकेशनल एरिया, और बोलते हैं कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। सबको पता है कि ये जो छुपाई लव हो रही है ये एक ट्रेजेडी से कम नहीं है, लेकिन बहुत फ्यू ऑफ देम सक्सेसफुल होते हैं। अगर सक्सेसफुल भी हो भी गए तो पूरी लाइफ एक ट्रेजेडी बन के रह जाती है। खैर जो भी हो,
लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे। और स्टूडेंट जो बंक मारते हैं क्लास से, ये कह के घर से ये कह के निकलते हैं कि हम क्लास जा रहे हैं, जाते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, तो बी केयरफुल ऑफ इट। आप फ्रेंच लीव ना लें। और आपको पता चल गया होगा आज फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है। एक ऐसी छुट्टी जो बिना परमिशन के आप एंजॉय करते हैं, उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। और आप अपने लाइफ में कभी ना भूलें इस फ्रेंच लीव को। हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ये आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप अब पेपर में जाएंगे और आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेज आ जाएंगे, तो 5 में 3 आराम से कर सकते हैं। 2 टिपिकल एंड डिफ़िकल्ट आ जाए तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ कुछ तो हो। और एग्ज़ाम में जो सीरीएस के पेपर जो स्टूडेंट देते हैं, वो चाहें तो 10 में 8 या 10 में 10 सही कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को थोड़ा कूल रखेंगे और सही दिशा में अपने दिमाग को लगाएंगे। और रूट वर्ड अगर याद हो तभी क्वेश्चन को हाथ में लेंगे। अगर रूट वर्ड पता ना हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है, स्किप कर देंगे। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड माई क्लास वेरी वेल, एंड वी शैल बी कंटिन्यू इन आवर next classes or next video. So thank you very much and best of luck to all of you. Jai Hind.